इन्हीं परिस्थितियों में बहुत सारी घटनाएं घटती जा रही थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध, क्रांतिकारियों की कार्रवाई, साइमन आयोग का आगमन, ये सारी घटनाएं इसी पीरियड में होती चली गई। 1907-8 में 1908 में खासकर जब बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से छूटकर आए 6 वर्ष की सजा काटकर, तब वे और एनी बेसेंट, इन दोनों के प्रयास से कांग्रेस का दोनों गुट, नरम दल और गरम दल, मिल गए, एक हो गए। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें दोनों गुट का मिलाप हुआ, फिर से कांग्रेस एक हो गई। और इसी पंडाल में, कांग्रेस के ही पंडाल में, मुस्लिम लीग का भी संगठन का अधिवेशन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में भाग लेने का निर्णय किया, लेकिन उसने कुछ शर्तें रख दी। आगे आने वाले समय में जो इलेक्शन होगा, मुस्लिम लीग को अलग से रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। कांग्रेस ने उनकी बातें मानी। हालांकि कांग्रेस के कुछ जो सांप्रदायिक मानसिकता के नेता थे, जिनका लगाव हिंदू महासभा से था, जैसे मदन मोहन मालवीय, इन्होंने आपत्ति की। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जैसे महानतम नेता, जो वेदों के प्रकांड पंडित थे, उन्होंने उनकी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए मुस्लिम लीग को प्रतिनिधित्व देने की बात कही, उसका समर्थन किया। अब दूसरी तरफ वो लोग इसी क्लास के है ना। दूसरी तरफ कुछ क्रांतिकारी स्वभाव के जो भारतीय थे, खासकर नौजवान, उनको लग रहा था कि हम अपनी क्रांतिकारियों की कार्रवाइयों से सरकार को झुका सकते। इसके लिए बाहर में जो लोग रह रहे थे, बी.डी. सावरकर, मैडम कामा, या और भी बहुत सारे लोग थे, रास बिहारी बोस वगैरह, ये सारे लोगों का धीरे धीरे मीटिंग हुआ। खासकर अमेरिका में ये लोग बसना शुरू किए, कनाडा में बसना शुरू किए। इनमें बहुत सारे लोग तो निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे, जैसे लाला हरदयाल, ये सैन फ्रांसिस्को में निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन वहीं फिर अमेरिका में इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की, और अमेरिका में रह रहे लोगों के साथ इन्होंने तालमेल किया, उनमें भारतीयता की भावना जगाई, राष्ट्रीयता की भावना जगाई। उनको यह संदेश दिया कि जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे, तब तक आजादी नहीं प्राप्त करेंगे। तब
1913 में सैन फ्रांसिस्को में इनकी एक बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय हुआ कि हम एक पत्रिका निकालें जो सारे भारतीयों रह रहे थे बाहर में, उनके बीच इनका वितरण करें और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करें। इस पत्रिका का नाम था गद्दर। 1913 की बात। गद्दर जो सबसे पहला अंक निकला गद्दर का, वह गुरुमुखी भाषा में था, जो सिखों की भाषा है, गुरुमुखी। और उसके बाद उर्दू वगैरह में भी निकलने लगा। इस गद्दर पत्रिका के नाम पर ही उनके संगठन का भी नाम गद्दर पार्टी पड़ा, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल, भाई परमानंद, सोहन सिंह भाखना, ये सारे लोग। देखो, अभी 3 घटनाओं ने गद्दर क्रांतिकारियों को ज्यादा प्रभावित किया। ये 3 घटनाएं थी: लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध। ये 3 घटना। 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। लाला हरदयाल जो घूम घूम कर राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार कर रहे थे, अमेरिका में बहुत जल्दी गिरफ्तार हो गए। लेकिन जेल से छूटने के बाद वे देश से निकल गए और फिर उनका कोई सहयोग गद्दर आंदोलन को नहीं मिला। इससे गद्दर पार्टी को एक सदमा लगा, एक झटका लगा। लेकिन वे हतोत्साहित नहीं हुए। इसी बीच 14 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। अब गद्दर पार्टी के लोगों को लगा यही वह मौका है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है प्रथम विश्व युद्ध में, सारा विश्व का ध्यान उधर है। तो इसी बीच हम भारत में जाकर के क्रांतिकारी कार्रवाइयां करें, सेना को, भारतीय सेना को विद्रोह करने के लिए तैयार करें, और तब अचानक सरकार 2 मोर्चों पर फंस जाएगी और हम आजादी हासिल कर लेंगे। ये उनकी सोच थी। और इसीलिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को उन्होंने भारतवर्ष में भेजा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक और घटना घटी, कामागाटा मारू प्रकरण। ये सुनकर, नाम सुनकर के आश्चर्य लग रहा होगा आपको, हालांकि आपकी किताब में नहीं है। कामागाटा मारू एक जल जहाज का नाम था और ये जापानी नाम था। एक्चुअल में सिंगापुर में एक सिख रह रहे थे, एक पंजाबी भाई, जिनका नाम था गुरदीप सिंह। हुआ क्या था कि उस समय बहुत सारे भारतीय जो बाहर में रह रहे थे, खास करके दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, सिंगापुर, मलाया और इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों में, चूंकि वे उनमें से ज्यादातर लोग सेना में भी काम किए थे, तो उनको बाहर के देशों का अनुभव था। उन्होंने देखा था कि पश्चिमी देश कितना विकास किया है और वहां लोगों का रहन सहन कितना ऊंचा है, तो यहां हम आकर के बिजनेस कर सकते हैं। उन्हीं में से बहुत सारे लोग कनाडा और अमेरिका में जाकर बस रहे। लेकिन कनाडा की सरकार इन अप्रवासियों को आने से मनाही कर रहा, रोक रहा। उनको डर था कि हमारे बीच जब ये लोग रहना शुरू कर देंगे तो उनकी पैठ बन जाएगी मजदूरों के साथ, किसानों के साथ। अच्छा, जो कनाडा के मजदूर थे, ये भारतीय मजदूरों को पसंद नहीं करते थे, किसानों को पसंद नहीं करते थे। दोनों के बीच टसल होता था। उनमें
उच्च नीच की भावना थी। इसके खिलाफ सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, कनाडा की सुप्रीम कोर्ट। उस कानून में कहीं कुछ खामियां थी जिसका फायदा भारतीयों को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 35 लोगों के पक्ष में कि एक कनाडा में बस सकते। अब पूरे कनाडा में तूफान मच गया। कनाडा की सरकार ने तत्काल उस कानून की उस खामी को दूर किया और कठोर प्रतिबंध लगा दिया। अब भारत से कोई भी भारतीय कनाडा नहीं आ सकता। और यदि किसी को आना है तो सीधे गांव से निकल करके नहीं, जब तक कि वह बीच में कहीं रुकता नहीं है। सीधे वो कनाडा है, बीच में कहीं रुकना नहीं है। ऐसी कोई सुविधा उस समय नहीं थी। रुक रुक कर जहाज को बीच बीच देशों में ईंधन लेना पड़ता था और तब आगे बढ़ता था। इसके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश भारतीयों में फैला। हालांकि जब 35 लोगों को वहां बसने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तब इसका फायदा गुरदीप सिंह जो सिंगापुर में रह रहे थे, इन्होंने उठाया और एक जहाज किराया पर लिया जिस पर 376 भारतीय सवार। इस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। जैसे ही एक कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचा जहाज, वहां की सरकार ने आदेश दिया कि इस जहाज को बंदरगाह पर नहीं आने देना। बंदरगाह से कुछ दूरी पर ही पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर ली और तुरंत आदेश निकला कि सीधा यह जहाज वापस जाए भारत। बड़ा मुश्किल हो गया। यहां से लोग अपनी जमीन जायदाद घर बेच करके, सब कुछ बेचकर गिरवी रख करके एक ऊंचा सपना लेकर के कनाडा गए थे कि वहां बसेंगे, बिजनेस करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे, एक ऊंचे दर्जे का जीवन स्तर हम प्राप्त करेंगे। उनका सारा ख्वाब टूट गया। एक खबर जब हमारे क्रांतिकारियों को लगा तो उनमें भी आक्रोश की भावना फैल गई। प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था, शुरुआत हो चुकी थी। अब जहाज को उसी वैंकूवर बंदरगाह से वापस लाया गया। आदेश यह भी था भारत के सरकार द्वारा कि इन भारतीयों को जहाज से कहीं भी उतरने नहीं दिया जाए। वहां भी नहीं जहां ये चढ़े थे, जैसे मान लीजिए सिंगापुर में चढ़े हैं, जापान में चढ़े हैं, वहां भी नहीं उतरने दिया जाए। सीधे कलकत्ता लाया जाए। बजबज एक बंदरगाह था कलकत्ता में, वहां पर लाया जाए। खैर जहाज तो आ गया। हमारे भारत के क्रांतिकारी आक्रोशित थे ही। जैसे ही जहाज बंदरगाह पर लगा, जहाज पर जो सवार भारतीय थे उन्होंने विद्रोह किया। इनमें से 12 लोग मारे गए, 12 क्रांतिकारी मारे गए। 200 के लगभग लोगों को पकड़ करके काला पानी भेजा गया और बहुतों को आजीवन कारावास देकर के यहां डाल दिया गया। यही था कामागाटा मारू प्रकरण। अब आगे बढ़ते हुए जो भारतीय सैनिकों में विद्रोह करने की कोशिश की गई थी, यहां हालांकि कुछ सैनिक तैयार भी हो चुके थे, लेकिन अफसोस कि विद्रोह से पहले ही सरकार को इसकी भनक लग गई। सैकड़ों लोगों को यहां भी पकड़ लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। यह भी असफल हुआ। अब यहां भारत में रहने वाले क्रांतिकारियों का एक दूसरा गुट तैयार हो रहा था। एक गुट था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों पहले प्रयास की असफलता के पश्चात ये सारे क्रांतिकारी, भारतीय क्रांतिकारी फिर से एकजुट होने की कोशिश। यहां क्रांतिकारियों का 2 भाग था।
एक बंगाल का और एक पंजाब का, या ये कहिए कि एक बंगाल का और दूसरा उत्तरी भारत का। इन दोनों गुटों में एक गुट जुगांतर के साथ था, दूसरा अनुशीलन समिति के साथ था। क्रांतिकारी तो संगठित थे। 1924 में इन क्रांतिकारियों का हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी नाम से संगठन बना 1924 में, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। संगठन तो बन गया, लेकिन कोई भी संगठन चलाने के लिए पैसे की जरूरत हो, और क्रांतिकारी संगठन चलाने के लिए पैसा के साथ साथ हथियार की जरूरत होती है। ये क्रांतिकारी जो थे जनता के बीच तो नहीं जा सकते थे खुलकर, सरकार गिरफ्तार कर लेती और इन्हें फांसी पर चढ़ा देती। तब पैसा कहां से आए, हथियार कहां से आए? तब इन्होंने निर्णय लिया डकैती करने का। ये डकैती हुआ 1915 में, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। घटना सुने? काकोरी कांड सुना है आप लोगों ने? पढ़ना है या नहीं पढ़ना है मुझको नहीं मालूम, आपके किताब में है कि नहीं। काकोरी कांड क्या है? लखनऊ के पास एक छोटा सा गांव है काकोरी। निर्णय यह हुआ था 8 डाउन ट्रेन से, डाउन समझते हैं, अप एंड डाउन। यदि आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो अनाउंसमेंट करता है 111 डाउन ट्रेन आ रही है, या 111 अप ट्रेन जा रही है, आ रही है, ऐसा अनाउंसमेंट करता है। अप एंड डाउन जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते। गया से दिल्ली की तरफ जो गाड़ी जाएगी वो अप होगा, और उधर से जो गाड़ी लौटेगी वो डाउन। समझ गए बात? 8 डाउन ट्रेन यही लौट रही थी। इसी गाड़ी से प्रतिदिन रेलवे का पैसा जाता था। लोहे का वो बक्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तिजोरी भी बोल सकते हैं, या बड़ा सा होता है। रेलवे में आज भी आप देखेंगे स्टेशन पर वो बड़ा बड़ा बक्सा रखा रहेगा लोहा का। इसी बक्से को लूटने की योजना थी। इसमें 16 क्रांतिकारी भाग लिए थे। जैसे ही यह ट्रेन काकोरी गांव के पास पहुंची, योजना के अनुसार उसको चेनिंग किया गया, गाड़ी को रोक दी गई, और चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सारे लोगों ने ट्रेन को घेर लिया। एक ड्राइवर के पास क्रांतिकारी गया, दूसरा जो पीछे गार्ड होता है उसके पास, और दोनों तरफ, ट्रेन के दोनों तरफ क्रांतिकारी जो थे वो घूम घूम कर यात्री लोगों से चेता रहे थे, कोई बाहर निकलने की कोशिश मत करो। जो बक्सा था उसको उतार लिया गया। चंद्रशेखर आजाद और जो अन्य क्रांतिकारी थे, इन्होंने हथौड़ा मार करके उस बक्से के ताले को तोड़ा, और जितना पैसा था सब लूट करके रफू चक्कर हो। अब एक आग की तरह चारों तरफ सरकार के पास एक खबर फैल गई। सेना, पुलिस, जासूस इन क्रांतिकारियों को खोजना शुरू कर दिया। बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राजेंद्र प्रसाद, 4 को पकड़ करके फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद फरार हो। उसमें मनमथनाथ गुप्त भी थे, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुए और एक किताब भी लिखी है। इन सारे लोग
लास्ट में गिरफ्तार होते चले गए। केवल चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी सब गिरफ्तार हो गए। किसी को आजीवन कारावास मिला, किसी को काला पानी, किसी को फांसी पर चढ़ा दिया। काकोरी कांड अपने आप में बहुत बड़ी घटना। इस घटना के पश्चात जब ये सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, तब एक दूसरा गुट तैयार हुआ, भगत सिंह। ये पंजाब के थे। क्रांतिकारियों में कह सकते हैं कि एक राजकुमार था। इतना पढ़ा लिखा क्रांतिकारी अभी तक नहीं हुआ। अब देखो, क्रांतिकारियों में भगत सिंह जब युवा हुए, 20 साल 18 साल की उम्र होगी, दादा दादी को प्रेम ज्यादा होता है पोता पोती से, बच्चों से। इनकी जो दादी थी, प्रयास कर रही थी कि भगत सिंह शादी करें। जुआ हो ही गए थे, शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन भगत सिंह का ख्वाब तो कुछ दूसरा था। अपनी मातृभूमि के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार थे। भगत सिंह अपनी शादी की तैयारी को देखकर वे घर छोड़कर के भाग गए। पहुंच गए कानपुर। कानपुर में अभी गणेश शंकर विद्यार्थी, वैसे दिखावे के लिए तो प्रेस चलाते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि क्रांतिकारियों के ये नेता थे। उनसे मुलाकात हुई गणेश शंकर विद्यार्थी से भगत सिंह की, और फिर वही ये रहना शुरू कर दिए। इनकी हर तरह से परीक्षा भी ली गई। लोगों ने, क्रांतिकारियों ने विश्वास कर लिया कि नहीं, ये ठीक ठाक। भगत सिंह 1928 में फिरोज शाह कोटला, नाम सुना है स्टेडियम का? वो दिल्ली सल्तनत का एक शासक है फिरोज शाह, उसी का किला है वहां पर, उसी के नाम पर उस स्टेडियम या मैदान का नाम भी फिरोज शाह कोटला हो। उसी कोटला मैदान में खंडहर, जो उस किले का खंडहर है, उसी में उत्तरी भारत के क्रांतिकारियों की एक मीटिंग हुई और HRA में एक सोशलिस्ट जोड़ा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, अब हो गया HSRA। ये श्रेय भगत सिंह को ही जाता है। भगत सिंह ने सारे क्रांतिकारियों को संगठित किया। अब धीरे 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 मामला कुछ उग्र होता जा रहा। चूंकि सरकार पर सुधार के लिए कोई विशेष प्रयास कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रहा था। असहयोग आंदोलन में सारे क्रांतिकारियों ने साथ दिया था गांधी जी को, लेकिन अचानक से असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद ये सारे क्रांतिकारी एक तरह से नाखुश थे। उनको लगा कि कांग्रेस ने धोखा दिया हम क्रांतिकारियों का, और कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए व्यक्तिगत उत्सर्ग की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ अंग्रेजों की हत्या करनी पड़ेगी। 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार हुआ था, एक कानून आया। इस कानून का एक प्रावधान यह भी था कि हर 10 वर्ष पर सरकार यह समीक्षा करेगी कि भारतीयों को कुछ और सुधार की जरूरत है या नहीं। इसी को देखने के लिए सरकार ने 1927 में एक कमीशन बनाया था, जिसको साइमन कमीशन कहते हैं। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, लेकिन एक भी भारतीय नहीं।
इससे भारतीयों के बीच एक जबरदस्त आक्रोश था। 1928 में, फरवरी 1928 में जब यह कमीशन बंबई में उतरा तो साइमन गो बैक के नारे के साथ इसका स्वागत हुआ। और उसके पश्चात साइमन कमीशन जहां कहीं भी गया, जिस भी शहर में, हर जगह बंद दरवाजे और सूनी सड़कों से ही उसका स्वागत हुआ। यही कमीशन घूमता घामता पहुंच गया लाहौर। लाहौर में लाजपत राय के नेतृत्व में लाखों की भीड़ सड़कों पर निकली और साइमन गो बैक का नारा देते हुए आगे बढ़ रही थी। यहीं पर पुलिस कमिश्नर सैंडर्स के आदेश से लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ। उनको जबरदस्त चोटें आई और उसी चोट के कारण उनकी मौत हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे अपमान समझा। यद्यपि भगत सिंह का विचार और लाजपत राय का विचार दोनों दो ध्रुव के थे। लाजपत राय भी मदन मोहन मालवीय के तरह हिंदूवादी हो गए थे। कुछ सांप्रदायिक हिंदू और मुसलमान वाली भावना उनमें आ गई थी और इसलिए भगत सिंह उनको तभी भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन शेर पंजाब के नाम से विख्यात लाजपत राय को लाखों लोग के चहेते नेता थे, इसमें कई दो मत नहीं। और उनकी हत्या एक अंग्रेज अफसर द्वारा, एक अंग्रेज सिपाही द्वारा एक क्रांतिकारियों को पसंद नहीं आया और तब एक योजना बनी कि इस सैंडर्स को मार देना है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और भगत सिंह ने अंजाम दिया। हुआ यूं कि साइकिल से डीएवी कॉलेज जो लाहौर में है उसके पास ये तीनों पहुंचते हैं। सबसे पहले वहां पर राजगुरु को भेजा जाता है साइकिल लेकर। साइकिल की चेन सैंडर्स के रेसिडेंस से थोड़ा पहले ही साइकिल की चेन गिरा देते हैं राजगुरु, और गिराते हैं चढ़ाते हैं ताकि आने जाने वाले लोग समझ लें कि साइकिल में कुछ खराबी आ गई है, वो बना रहा है बच्चा। इसीलिए सैंडर्स अपनी मोटरसाइकिल से रेसिडेंस से बाहर निकलता है ऑफिस जाने के लिए। राजगुरु इसी ताक में थे। उन्होंने इशारा किया चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को, और तब भगत सिंह अपनी साइकिल से वहां पहुंचते हैं और जैसे ही सैंडर्स मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है वहीं पर अपने मौजूद पिस्तौल से सारी की सारी गोलियां भगत सिंह ने मार दी। वहीं लुढ़क गया सैंडर्स, खत्म। लेकिन जैसे ही उसका सिपाही एक जो था वो दौड़ता है भगत सिंह और उनके साथियों को पकड़ने के लिए, तो चंद्रशेखर आजाद ने उसके पैर में गोली मार दी, वो वहीं गिर गया। और तब ये तीनों अपनी साइकिल से डीएवी कॉलेज के अहाते में पहुंचते, साइकिल वहां लगाते हैं और उसकी चारदीवारी तड़प करके डीएवी कॉलेज से पार करके ये दूसरे तरफ जाते हैं और लाहौर के एक घर में जाकर छिप जाते। ये घर था दुर्गा भाभी। इनका पूरा नाम था दुर्गा चरण बोहरा। इनके पति का नाम था भगवती चरण बोहरा। ये भी पंजाब के थे भगवती चरण, और ये भी क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी की पत्नी क्रांतिकारी न हो ये कैसे संभव? उनके घर में भगत सिंह जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ये तीनों वहीं रहते हैं। लेकिन सैंडर्स की हत्या का परिणाम यह हुआ कि पूरा लाहौर छावनी में तब्दील हुआ। चप्पे चप्पे पर पुलिस फैल गई इनको पकड़ने के लिए। अब हुआ कि यदि लाहौर में रहेंगे तो फंस जाएंगे, यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे निकला जाए और कहां निकला जाए? लेकिन भगवती चरण नहीं थे अभी, वो गए हुए थे कलकत्ता, कांग्रेस की एक मीटिंग चल रही थी, उसी में
केवल दुर्गा भाभी थी और उन्हीं के साथ ये तीनों क्रांतिकारी रह रहे थे। अब यहां से निकला कैसे जाए, ये एक योजना बनी। योजना के अनुसार भगत सिंह एक अंग्रेज का रूप धारण किया। भगत सिंह का हैट लगाए हुए आपने फोटो देखा होगा, एक यूरोपीय हैट। वे एक फोटो खींचने वाले को बुलाया और वही हैट लगा करके फोटो खींचवाया। जो सिख वाला वेशभूषा था, सिखों का जो रहता है पगड़ी, और यदि कुंवारा है वह शादीशुदा नहीं है तो उसके यहाँ पर जो पूरा जुड़ा रहता है, रुमाल बांधे रहेगा या उजला कपड़ा। पहले भगत सिंह को वही था, दाढ़ी भी थी, लेकिन वो सारा कुछ एकदम सेव कर लिया, सिख वाला वेशभूषा त्यागा और यूरोपीय का भूषा, अंग्रेज का वेशभूषा उन्होंने अपनाया। चंद्रशेखर आजाद ये तो जन्म से पंडित जी थे, ब्राह्मण खानदान से, तो इन्होंने पंडित का रूप धारण किया। एक चादर ओढ़ा जिस पर राम नामी लिखा हुआ था, सीताराम 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 पूरे चादर पर, और उघाड़े पुघाड़े एकदम टिक्का चंदन जो होता है पंडित जी का वो लगाया, और राजगुरु इनका नौकर बना। हट्टा कट्टा था राजगुरु, भगत सिंह का नौकर बना। और सबसे आश्चर्य की बात कि दुर्गा भाभी इनकी पत्नी बनी। अब ये निर्णय हुआ कि लाहौर से अब निकलेंगे। दुर्गा भाभी को छोटा सा बच्चा था, उसको ले लिया अपनी गोद में। लेकिन दुर्गा भाभी ऐसे ही नहीं थी, वो भी एक मौजर पिस्तौल लगाए हुए थी, खोसे हुए थी। वो जान रही थी कि कहीं रास्ता में मौका पड़ सकता है, किसी अंग्रेज से मुकाबला या सिपाही से मुकाबला हो सकता है, और तब यही पिस्तौल हमारा साथ देगा। देखो क्या जुनून होता है लोगों में, उस समय क्या जुनून था अपनी आजादी के लिए, अपने देश को अंग्रेजों से मुक्ति के लिए, कि परवाह अपनी जान की भी नहीं कर रहा था, अपने बच्चे की जान की परवाह नहीं कर रहा था। एक दूसरे मर्द के साथ उसकी पत्नी का वेश बना करके निकलना, पिस्तौल छुपा कर रखना, मौका पड़ने पर गोली इनकाउंटर भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे और देखेंगे कुछ लड़कियां कैसे आजादी की लड़ाई में अपने आप को उत्सर्ग की है, आप जैसी लड़कियां। ये अलग बात है कि आज आप कॉकरोच को देखें, छिपकली को देखें तो जान त्यागने पर उतारू हो जाती है। उस समय की लड़कियां जान लेने के लिए उतारू। ये लोग लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, तीनों, हर जगह जासूस, हर जगह पुलिस है। चंद्रशेखर आजाद उसी तरह सीताराम सीताराम कहते हुए, भजन गाते हुए बोगी में सवार हुए। राजगुरु तो नौकर था, और खुद भगत सिंह ये तो अंग्रेज बने बैठे थे। उसी बोगी में एक सब सवार हुए, लेकिन अलग अलग बैठे, ताकि किसी को शक नहीं हो। गाड़ी खुल गई, धीरे 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 गाड़ी रफ्तार पकड़ी, और अगली सुबह कलकत्ता स्टेशन, लाहौर स्टेशन से ही दुर्गा भाभी ने अपने पति भगवती चरण को तार दिया था, टेलीग्राम किया था, मैं आ रही हूं। बस टेलीग्राम में इतना ही लिखाता है, ज्यादा लिखाता नहीं। अब ये तार जब भगवती चरण को मिला, उनके तो ऐसे ही होश उड़े हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये निर्णय कैसे हुआ दुर्गा का। और चूंकि पहले से कोई पत्राचार नहीं था, अपने हस्बैंड को कुछ बताई नहीं, अचानक से एक टेलीग्राम, आखिर कारण क्या है यहाँ आने का,
लेकिन स्टेशन पर जब भगवती चरण पहुंचे और देखा कि दुर्गा के साथ भगत सिंह है और रामनामी ओढ़े कोई और है, तो सबको ये पहचान लिया। माजरा क्या, तो सब पहचान लिया। चूंकि लाहौर सांडस हत्याकांड की घटना तो पूरे देश में फैल चुकी थी ये खबर। भगवती चरण के कान तो ऐसे ही खड़े थे, देखते पहचान लिया और उनको इशारा किया पीछे से आने का। भगवती चरण आगे आगे, दुर्गा भाभी वगैरह पीछे पीछे। एक किराए के मकान में पहुंचे। मकान मालकिन जो थी उसको बताया गया कि हम अपने संबंधी का इलाज कराने के लिए कलकत्ता लाए हैं। बहुत सारे पता नहीं कहां से दवा दुकान से दवाई की शीशियां भी वो लोग अपने जहां रह रहे थे उस कमरे में रख दिया, ताकि मकान मालकिन या कोई आवे तो समझे कि ना सचमुच में इलाज चल रहा है। यहीं पर ये लोग कुछ दिन रुके। अब क्या हुआ कि भाई ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे या कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे हमारी योजना का, हमारे कार्यक्रम का पूरे देश में फैलाव। क्योंकि हम जनता के बीच तो जा नहीं सकते हैं, जनता के बीच जाकर के हम उनको समझा नहीं सकते हैं, तो अदालत को ही मंच बनाया जाए। निर्णय हुआ, इसी बीच सरकार एक 2 बिल ला रही, खास करके मजदूरों को के खिलाफ। इस 2 बिल का नाम था पब्लिक डिस्प्यूट्स बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। निर्णय हुआ, कांग्रेसी भी इसका विरोध कर रहे थे, सारे कांग्रेसी। क्रांतिकारियों को यही मौका मिला। निर्णय हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली हॉल में जाकर के बम फेंके। चूंकि सरकार हमारी आवाज तो सुन नहीं रही है, सरकार तो बहरी हो गई है, तो बहरे लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत पड़ती है। अब बम फेंकेंगे असेंबली हॉल में। योजना के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों असेंबली हॉल की गैलरी में जाकर के बैठ गए बम और पर्चा लेकर। सो रही है, यहां बम पटका रहा है, तुम सो रही हो। जैसे ही इस बिल को टेबल पर लाया गया और अध्यक्ष ने घोषणा की, बस तत्काल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम मारे। बहुत ऊंची आवाज हुई, पूरा असेंबली हॉल धुआं से भर गया। लेकिन यह बम सिर्फ आवाज और धुआं के लिए ही बना था, किसी को मारने के लिए तो बनाया नहीं गया था। अब इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा ये दोनों लगाते रहे। जो पर्चा लेकर आए थे सारा पर्चा फेंक दिया असेंबली हॉल में, ताकि वह प्रेस को हाथ लगे और प्रेस में अगले दिन ये छपे अखबारों में, जिससे यह मैसेज पूरे देश और दुनिया में फैल जाए। ये दोनों वही काम किए अपनी योजना अनुसार। यद्यपि चंद्रशेखर आजाद और अन्य जो क्रांतिकारी थे, इनकी कोशिश थी कि भगत सिंह गिरफ्तार तुम मत हो। यदि तुम गिरफ्तार हो गए तो क्रांतिकारी संगठन समाप्त हो जाए। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने तैयारी कर रखी थी कि यदि भगत सिंह असेंबली हॉल से बाहर भागे तो इनको बचा लिया जाए। बाहर में ये लोग खड़ा थे अपने अपने पोजीशन लेकर के, लेकिन भगत सिंह भागने के लिए तो गया नहीं था।
अब तो वे अंतिम स्थिति में पहुंचने की तैयारी कर रहा था, एकदम डिटरमाइंड था। हमको अब जाना है, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक भारत का युवा वर्ग तैयार नहीं होगा क्रांति के लिए। है भगत सिंह उसी तरह साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद करता रहा। अब कोई पुलिस वालों को हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम जाकर उसको अरेस्ट करें, क्योंकि उसके पास बम है, पिस्तौल है, जाने का मतलब कि मार देगा। लेकिन तब इन दोनों क्रांतिकारियों ने कहा कि आप मुझको अरेस्ट करना चाहते हैं, अरेस्ट कर सकते, आराम से अरेस्टिंग दे दिया। और सारा कुछ ये योजना के अनुसार चल रहा। ये तो गए ही थे कि अरेस्ट होने के लिए। चलिए, असेंबली बम कांड का इन पर मुकदमा चला। मुकदमा क्या था? एक दिखावा था। बहुत जल्दी निर्णय हुआ, आजीवन कारावास की सजा इनको हुई। लेकिन इसी बीच सरकार को पता लग गया कि लाहौर में जो सैंडर्स की हत्या हुई थी किसी और ने नहीं, भगत सिंह और इन्हीं क्रांतिकारियों ने की थी। बस आजीवन कारावास की सजा को बदल करके फांसी की सजा तब्दील हो गया। जरा सोचो भाई, भगत सिंह उस परिवार से आता है। इनके पिताजी का नाम था किशन सिंह और चाचा थे उधम सिंह और अजीत सिंह। ये वही अजीत सिंह है जब गद्दार आंदोलन की शुरुआत हुई, गद्दार पार्टी की स्थापना हुई, तो अजीत सिंह वहां निर्वासन की जिंदगी जी रहा था। उनकी पत्नी शादी के बाद एक सधवा होते हुए भी विधवा की जिंदगी जी। अजीत सिंह को पूरा लाइफ लगभग जेलों में गुजारना पड़ा। जिस महिला की शादी अभी अभी हुई और उसका पति विदेश में निर्वासित कर दिया जाए, उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी जाए, उस महिला पर क्या गुजरता होगा अपन मान लगा लें। भगत सिंह की ये एक चाची की बात है। उधम सिंह, ये उधम सिंह वही थे जो जालियांवाला बाग कांड करने वाला जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर के मारा, और वह भी ऐसे वैसे नहीं। अब इंग्लैंड में जाकर के मारना कोई मामूली बात नहीं थी। जनरल डायर के पास पहुंच कैसे, क्योंकि उसकी सोसाइटी है, इनको सटने नहीं देता, तो इन्होंने एक अंग्रेज लड़की से शादी की ताकि इस अंग्रेज लड़की के माध्यम से उस सोसाइटी में उठना बैठना हो। और कई साल गुजर गए इसमें, और तब एक फंक्शन में जनरल डायर आया हुआ था। उसी फंक्शन में उधम सिंह ने उसकी हत्या की और फांसी पर चढ़ गया। भगत सिंह उस परिवार से आता है। किशन सिंह, आप आगे देखेंगे, किशन सिंह कांग्रेसी, जिंदगी भर कांग्रेसी रह गया। एक तरह से इसका परिवार उजड़ गया। आज लोग कहता है ना, फिर से एक भगत सिंह की जरूरत है, लेकिन वो हमारे घर में नहीं पैदा हो, आपके घर में हो तो ज्यादा अच्छा, आपके बाल बच्चे हो जाए भगत सिंह। क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारा बेटा यदि भगत सिंह बना तो मेरा घर तो खत्म, समाप्त। उस परिवार का लड़का अब मरने जा रहा है, फांसी पर चढ़ने जा रहा है। उसके माँ बाप पर या अन्य संबंधियों पर क्या गुजरता होगा, बस केवल अनुमान लगाया जा सकता है। भगत सिंह और उनके सभी साथियों को, लगभग बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। सभी को फांसी हुई की सजा हो गई।
जब गिरफ्तारी के पश्चात इनको लिखने पढ़ने की इजाजत नहीं थी, भगत सिंह ने इसके लिए स्ट्राइक किया, भूख अनशन। इसमें 63 क्रांतिकारियों ने भाग लिया। बंगाल से एक थे यतीन्द्रनाथ दास, इनको बाघा यतीन के नाम से भी जानते हैं। 63 दिनों तक इन्होंने अनशन किया। इनकी मांग थी कि हमें राजनीतिक कैदी माना जाए और राजनीतिक कैदी के हैसियत से हमें लिखने पढ़ने की इजाजत दी जाए, हमें अखबार मुहैया कराई जाए। लेकिन सरकार मानने के लिए शुरू में तैयार नहीं थी। अथक प्रयास सरकार ने किया, जबरदस्ती इनके मुंह में कभी दूध कभी पानी देने की कोशिश की, लेकिन ये लोग इनकार करते गए। अधिकांश क्रांतिकारी मरणासन हो गया। उसमें 63वां दिन यतीन्द्रनाथ दास की मौत हो गई। भूखे रह करके अपने प्राणों की आहुति दे दी यतीन्द्रनाथ दास। यतीन्द्रनाथ दास की मौत के बाद जब उनकी लाश लाहौर से कलकत्ता लाया गया तो 6 लाख लोग उनके शव यात्रा में शामिल हुए थे। 6 लाख, कोई मामूली बात नहीं थी। 6 लाख लोगों का जमा होना। 2 मील लंबा उनकी शव यात्रा में पैर रखने की जगह नहीं थी। यतीन्द्रनाथ दास की मौत के बाद सरकार ने क्रांतिकारियों की मांगे मान ली, उनको लिखने पढ़ने की इजाजत दी। अब भगत सिंह का ज्यादा समय पढ़ने में गुजरता। ऐसे भी बहुत पढ़ने वाला आदमी था। कहा जाता है कि अपनी जेल को ही उसने विश्वविद्यालय बना दिया। इतनी किताबें वो पढ़ता था। लाहौर में दुर्गादास लाइब्रेरी की शायद ही कोई किताब थी जिसे उन्होंने नहीं पढ़ा। शायद ही उनकी पॉकेट में हमेशा 2-4 किताबें रहती थी। वे खुद भी पढ़ते थे और अपने क्रांतिकारी साथियों को भी देते थे पढ़ने के लिए। खास करके समाजवादी विचारधारा उनके सबसे प्रिय विषय। इन्हीं क्रांतिकारियों में से कुछ सरकारी गवाह हैं और बहुत सारे भेद इन्होंने खोलना शुरू किया। ये सारे क्रांतिकारी जब अदालत में लाए जाते थे तो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए आते थे। शुरुआती दौर में इनके पैर में हाथ में बेड़ियां नहीं लगी होती थी, लेकिन उनमें से एक क्रांतिकारियों ने वो एक क्रांतिकारी जब टूट गया और सरकारी गवाह बन गया, इन क्रांतिकारियों की बहुत सारे भेद को बताना शुरू किया। तब इसी में राजगुरु जो थे, अदालत में ही, भरी अदालत में मुकदमा चल रहा है, राजगुरु ने अपना जूता खोला और उसके मुंह पर दे मारा। अब यही पर निर्णय हो गया कि इन क्रांतिकारियों के हाथ और पैर दोनों में बेड़ियां लगा दी जाए। जब भी अदालत लाए जाए बेड़ियों में ही लाए जाए। 1930 तक ये सारा कार्रवाई चलता है। निर्णय हुआ 24 मार्च 1931 के पहले सुबह भगत सिंह को फांसी पर लटकाया। याद रखेंगे 24 मार्च 1931। रुकिए, अभी लिखिए, नोट मत कीजिए, उसमें तब्दीली होगा। एक सरकार का निर्णय है 24 मार्च। हुआ है, रोज बहस होता था, रोज मुकदमा बहस के लिए सारे क्रांतिकारी लाए जाते थे अदालत। भगत सिंह लंबा लंबा भाषण देते थे। एक चीज और मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि भगत सिंह नास्तिक थे। इनको भगवान में आस्था नहीं थी। वो कोई ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। और जब इनको फांसी की सजा हो गई, ये निर्णय हो गया कि 24 मार्च को इन्हें फांसी पड़ेगी, तब इनके जो मुख्य ग्रंथी थे, वो सिखों के जो कुल गुरु होते हैं, वे आए जेल में भगत सिंह को समझाने के लिए कि भाई अभी तक तो तुमने नहीं माना,
कम से कम अंतिम समय वाहे गुरु का नाम ले लो। भगत सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया था कि यदि कुछ समय पहले आप आए हुए होते तो शायद मैं नाम ले लेकिन अब जब मैं जाने वाला हूं तो ईश्वर तो हमसे पूछेगा ना कि भाई इतना दिन तो नाम नहीं लिया और मरने का समय आया तो डर से मेरा नाम ले लिया। तो काहे को अब अंतिम समय हमको भगवान का नाम लिवा रहे हैं, जैसे अभी तक हम रहे थे वैसे ही रहने थे और इसी रूप में वे अंतिम समय तक गुजार। इनको माफी के लिए इनके परिवार द्वारा भी कोशिश हुआ। इनकी माताजी, दादी और पिता किशन सिंह, कांग्रेस के भी बहुत सारे नेताओं ने प्रयास किया कि कम से कम माफी, फांसी की सजा न हो, आजीवन कारावास दे दो, फांसी की सजा मत। लेकिन भगत सिंह को इसके लिए उस माफीनामे पर दस्तखत करने की जरूरत थी। भगत सिंह ने न केवल इनकार किया बल्कि अपने मां बाप को डांटा भी कि मैं फांसी से बचने के लिए बम नहीं फेंका था, फांसी पर चढ़ने के लिए एक क्रांतिकारी कार्रवाई की है। अब हमें जाना है, ये जरूरी है हमारे लिए और देश के लिए। बहुत प्रयास हुआ लेकिन भगत सिंह ने इनकार कर। 24 मार्च 1931 की प्रतीक्षा हो रही थी, लेकिन अंग्रेजों में भय था कि यदि 24 मार्च के अगले सुबह भगत सिंह को फांसी पड़ेगी और यह खबर जैसे ही बाहर फैलेगी जेल पर लाखों लोग टूट पड़ेगा। इसलिए 24 मार्च को अचानक बदला गया और 23 मार्च को रात में ही उन्हें फांसी चढ़ाने का निर्णय। फांसी पड़ने से कुछ समय पहले तक भगत सिंह पढ़ रहे थे और यह पढ़ रहे थे लेनिन की जीवनी, जो जेलर था, बहुत क्रूएल जेलर, कुख्यात था। लेकिन भगत सिंह की बहादुरी देख करके वो मोहित हो गया। वहां आकर के भगत सिंह को कहता है, भगत सिंह फांसी की बेला आ रही है, तुम तैयार हो। भगत सिंह ने कुछ नहीं किया, उसी तरह से किताब मस्ती से पढ़ता रहा। लेकिन दूसरी बार जब आता है, भगत सिंह फांसी का समय हो गया, चलिए। और तब भगत सिंह ने उस किताब को ऊपर की ओर उछाला और कहा कि हाँ अब चल। एक कमरे से भगत सिंह और दूसरी तरफ से राजगुरु और सुखदेव सबको निकाला। इन्हीं तीनों को फांसी पड़नी थी। तीनों के हाथ बंधे हुए थे, पैर में बेड़ियां बांधी हुई लगी हुई थी और आंखों पर पट्टी बांधी। तीनों एक साथ गले मिलकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। और वही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और रंग दे बसंती चोला गीत गाते हुए फांसी घर की तरफ जा रहे हैं। सोचिए, आज बरसों गुजर गया। 1931 की बात है, जरा पानी पिलाओ ना। 1931 की बात है, आज हम 22 में हैं, बरसों गुजर गए। बावजूद इसके जब हम उनकी चर्चा करते हैं तो पूरा सीन सामने आ जाता है।
क्या गुजरता होगा। अरे दूसरों की तो बात छोड़ दे, भारतीयों की तो बात छोड़ दे, जो अंग्रेज डॉक्टर, जो जेलर, पुलिस कमिश्नर, ये सारे लोग वहां मौजूद थे और सारा के सारा एकदम अवाक था इनकी बहादुरी देख करके कि दुनिया में ऐसा क्रांतिकारी तो कोई हुआ ही नहीं भाई, जो एकदम मस्ती से फांसी पर चढ़ने जा रहा है, गीत गाते हुए जा रहा है। यहां भी इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए बढ़ रहा है। खैर, तीनों फांसी घर में फांसी के फंदे पर जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बस अब हमारा अंतिम समय है, हमारी पट्टी खोल दी जाए आंखों से, हम तीनों को एक साथ मिलने दिया जाए। बेड़ियां हटा दी गई, आंख से पट्टी हटा दी गई, तीनों क्रांतिकारी मिलते हैं। खुद फांसी देने से पहले एक काला कपड़े का एक कहें टोपी कहें या जो कहें वो ढक दिया जाता है यहां तक, ताकि वो देख ना सके किसी को। वो खुद, हालांकि वो तो लगाता है जल्लाद, लेकिन फांसी के फंदे को अपने गले में वे खुद डालते हैं और तब सामने खड़ा जल्लाद को कहते हैं चलो अब तुम अपना काम करो। ये है माने, यदि आप उस सीन को याद करेंगे, रुक जाओ 5 मिनट, थोड़ा रात में ही 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया। रावी नदी के तट पर अंग्रेजी सरकार ने कोशिश की थी, प्रशासन ने कोशिश किया था कि जल्दी जल्दी इनका अंतिम संस्कार हो जाए ताकि कानो कान किसी को खबर न लगे। लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जो छुपने वाली थोड़ी थी। अगल बगल के गांवों में इसकी खबर पहुंच गई और लोग टॉर्च ले ले करके श्मशान की ओर आ गए। जो पुलिस वाले दाह संस्कार कर रहे थे वे डर करके अधजली लाश को नदी में फेंक कर और छोड़कर भाग गए। गांव वाले आए, जो भी बचा हुआ था उनको दाह संस्कार किया और अस्थि को लेकर गांव निकल गए और फिर अहले सुबह अब उनकी 100 यात्रा निकली। भगत सिंह की फांसी की सजा की खबर पूरे देश में फैल गई। न जाने कितने घर में चूल्हा नहीं जला, बहुत लाखों करोड़ों लोगों ने खाना नहीं खाया। देश के युवाओं में एक अलग उबाल आ रहा था। भगत सिंह बनने का मंसूबा पाले लाखों नौजवान सड़कों पर निकल गए और इतनी लोकप्रियता हासिल हुई भगत सिंह को, इतनी कि जो मां के दुधमुहे बच्चे थे वो मां भी उस श्मशान से जले हुए लाश की वो भभूत कहिए भस्म कहिए लेकर गई और अपने दूध में उसे घोल करके अपने बच्चे को पिलाई ताकि मेरा बेटा भी आगे चल करके भगत सिंह बने। भगत सिंह ने
जब उनकी मां आई थी जेल में उनसे मुलाकात करने, तो भगत सिंह ने मना कर दिया था, मां मेरी लाश लेने तुम मत आना, नहीं तो तुम यदि रो देगी मेरी लाश देखकर तो दुनिया कहेगी कैसी बुजदिल मां है। इतने बड़े क्रांतिकारी की मां और इतना बुजदिल, दुनिया हंसेगी, इसलिए तुम मत आना। भगत सिंह की जब शादी बात चल रही थी और जब जिस समय उन्होंने घर छोड़ा था, तो घर छोड़ने से पहले अपनी मां को कहा था, मां मैं उस दिन शादी करूंगा जिस दिन सारी दुनिया देखेगी किसी मां के बेटे की बारात जा रही। ये थी भावना। आज जब भगत सिंह की 100 यात्रा निकली, तब उन्हीं की मां एक जगह खड़ा होकर कह रही थी, देख लो दुनिया वालों, मेरे बेटे की बारात। ऐसी मां और ऐसा बेटा इस धरती पर कभी कभी पैदा। 1931 का यह महीना बड़ा दूसरे तरह से गुजर रहा था। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की फांसी के बाद क्रांतिकारियों का संगठन समाप्त हो गया। उसके एक महीना पहले इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ करते हुए चंद्रशेखर आजाद शहीद। जितने क्रांतिकारी थोड़ा बहुत बचे थे, उन सबको पकड़कर आजीवन कारावास दे दिया गया, जिसमें यशपाल भी एक थे, मन्मथनाथ गुप्त भी थे, ये भगत सिंह के साथी ही थे। यशपाल हिंदी साहित्य के तो बड़े विद्वान निकले। उन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है, झूठा सच, और एक आत्मजीवनी लिखा है, सिंहावलोकन। उसी सिंहावलोकन में उन्होंने सावरकर और अपने संगठन के बारे में बहुत सारी बातों की चर्चा की। 1931 की समाप्ति के पश्चात क्रांतिकारियों का यह फेज खत्म होता है। चूंकि 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, इसको हम बाद में करेंगे, जब गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन समझौता होता है, तो लाखों लोगों ने गांधी पर दबाव डाला कि भगत सिंह और उनके साथियों को छुड़वाने की एक शर्त वायसराय इरविन के सामने रखा जाए। गांधी जी ने शर्त रखी, इरविन ने उसको मानने से इनकार कर दिया। आज आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे यह कहते हुए कि गांधी ने उस पर कोई चर्चा ही नहीं की थी वायसराय से। गांधी एक्चुअली चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी पड़ जाए, लेकिन बाद में भगत सिंह की फांसी की सजा के बाद गांधी जी का जो वक्तव्य है, या नेहरू या मालवीय, मदन मोहन मालवीय का, इन सारे लोगों का वक्तव्य है, उन वक्तव्य को देखने के पश्चात लगता है कि गांधी जी ने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया। मानना तो सरकार का था, ऐसा थोड़े था कि गांधी जी कहते और सरकार उनकी बात मान लेती। यदि यही स्थिति रहती, गांधी जी की बात सरकार को माननी होती, तो 1947 में काय को आजाद होते, 1920-22 में ही में आजाद हो जाते। लेकिन सरकार तो मानने से इनकार कर दिया। सरकार को लग रहा था कि इन क्रांतिकारियों से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना जल्दी हम कांग्रेस को दबा देंगे। खैर 1930 में गांधी जी ने
जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, हम समझते हैं कि इसकी चर्चा अगले संडे को किया जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आज तो पूरा क्रांतिकारियों के पेज पर ही चला गया। और गद्दार आंदोलन करना है। हाँ, तो गद्दार